हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक वॉइड एग्रीमेंट्स। उसमें हम लोग 4 पॉइंट पढ़ चुके थे ऑलरेडी। सेक्शन भी सीरियली चल रहा था 26, 27, 28 एंड 29। ठीक है, आज हम लोग आखिरी पॉइंट पढ़ेंगे इसका, पॉइंट नंबर 30। लिखना, वेजरिंग एग्रीमेंट, सेक्शन नंबर 30। ठीक है, तो आसान होगा याद रखना भी सेक्शंस यहाँ पे, बिकॉज द सेक्शन सीरियली है 26, 27, 28, 29 एंड 30। ठीक है, अब वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है देखना, और वो क्यों वॉइड है। ठीक है, वेजरिंग एग्रीमेंट का मतलब होता है, जैसे कि मैं तुमको एग्जांपल देता हूं। ठीक है, जैसे कि सपोज दो व्यक्ति हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। आज सपोज मैच है, क्रिकेट देखते हो? हाँ सर, क्रिकेट तो जान है हमारा, क्रिकेट है ना। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का मैच है। ठीक है, अब बहुत जन इस पे क्या करते हैं, सट्टेबाजी करते हैं। सट्टा समझते हो? ठीक है, बेटिंग करना। तो ए और बी आपस में बोले, ए बोल रहा है कि आज इंडिया जीतेगा, और ये देशद्रोही है हमारा, ये क्या बोल रहा है, आज पाकिस्तान जीतेगा। ठीक है, तो इन लोग आपस में चैलेंज लगाए कि अगर इंडिया जीता तो इसको 1,000 रुपए मिलेगा, किससे? बी से। और अगर इंडिया हारा तो ये 1,000 रुपए देगा मिस्टर बी को। लग गया चैलेंज। ठीक है, ऐसा एग्रीमेंट जो कि सिर्फ एक पैसा देने के लिए है या पैसा मिलने के लिए हम किए हैं, जो कि डिपेंड करता है एक फ्यूचर अनसर्टन इवेंट के ऊपर। कौन सा फ्यूचर अनसर्टन इवेंट है? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में कौन जीतेगा, ये अनसर्टन है, अभी पता नहीं ना कौन जीतेगा। ये अनसर्टन इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी का। ठीक है, तो ये जो ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट है, ये लोग आपस में सिर्फ इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट किए हैं कि 1,000 रुपए या तो मिलेगा या 1,000 रुपए देंगे। और ये जो 1,000 रुपए मिलेगा या 1,000 रुपए देंगे, ये किस बात पे डिपेंड करता है? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के रिजल्ट्स पे। तो लॉ बोलता है कि ऐसा एग्रीमेंट क्या है, वॉइड है। क्यों? किसको, इसको कौन सा एग्रीमेंट बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट। ठीक है, तो वेजरिंग एग्रीमेंट का मतलब होता है पैसा पे करना, किस वजह से? एक अनसर्टन फ्यूचर इवेंट के ऊपर बेटिंग करना। ठीक है, एक फ्यूचर अनसर्टन इवेंट के ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेजरिंग एग्रीमेंट। और लॉ क्या बोलता है? कोई भी एग्रीमेंट जो कि वेजरिंग होगा वो क्या होगा? डेट विल बी वॉइड। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, आज शाम को बारिश होगा कि नहीं होगा, इस बात पे चैलेंज लगा। मैं बोल रहा हूं बारिश होगा, मेरा दोस्त बोल रहा है बारिश नहीं होगा, तो हम लोग चैलेंज लगा लिए। 1,000 रुपए अगर बारिश हुआ तो मुझे मिलेगा, और अगर बारिश नहीं हुआ तो मैं 1,000 रुपए दूंगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको बोलते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट्स। दिस आर वेजरिंग एग्रीमेंट्स। और ये जो वेजरिंग एग्रीमेंट होगा ये वॉइड होगा, क्योंकि लॉ बोलता है कि जिस चीज पे तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई फायदा नहीं है, बारिश हो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बारिश ना हो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं, मेरा कोई फायदा नुकसान नहीं है, तुम सिर्फ बेटिंग करने के लिए उस एग्रीमेंट में एंटर किए हो, तो ऐसा एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? वेजर या वेजरिंग एग्रीमेंट। और लॉ बोलता है ऐसा एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड होगा। ठीक है, लिखना, थोड़ा लिखेंगे फिर एक बार हम लोग और अलग कुछ समझेंगे इसके अंदर। ठीक है, लिखना, एन एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर इज वॉइड।
अब वेजर क्या होता है? इफ एन एग्रीमेंट इन्वॉल्व्स पेमेंट ऑफ, if a agreement involves payment of sum of money upon determination of an uncertain event, such an agreement stand a chance of both win or lose. Such an agreement stand a chance of both win or lose, depending on the outcome of future uncertain event is void. क्या बोल रहा है? ऐसा एग्रीमेंट है जिससे चांसेस है कि हम जीत भी सकते हैं और चांसेस है हार भी सकते हैं, और ये जो फ्यूचर आउटकम है, ये जो फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है, ये क्या है? दिस इज वॉइड. ठीक है, समझ में आ रहा है? लिखना एग्जाम्पल. A agrees to pay 50,000 to B if it rains, and B promises to pay a like amount, मतलब same amount. B promises to pay a like amount if it does not rain. The agreement will be void. The agreement will be void. ठीक है, ऐसा एग्रीमेंट क्या है? void है, क्योंकि ऐसा एग्रीमेंट क्या है? वेजरिंग एग्रीमेंट है, जिसमें दोनों पार्टी को पैसा मिलेगा कि पैसा देंगे, ये डिपेंड करता है एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के ऊपर, और वो फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट किसी के कंट्रोल में नहीं है. हेंस द ट्रांजैक्शन इज void इन नेचर. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, कुछ केसेस पढ़ेंगे जो वेजरिंग एग्रीमेंट के जैसा है, और कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे जो वेजरिंग एग्रीमेंट के जैसा नहीं है. ठीक है, तो कुछ ट्रांजैक्शंस जो वेजरिंग के जैसा है, फिर पढ़ेंगे कुछ ट्रांजैक्शंस जो वेजरिंग के जैसा नहीं है. ठीक है, चलो हेडिंग करेंगे ट्रांजैक्शंस सिमिलर टू वेजरिंग. करना, हेडिंग करना, ट्रांजैक्शंस सिमिलर टू वेजरिंग. ठीक है, ट्रांजैक्शंस जो कि किसके जैसा है? वेजरिंग एग्रीमेंट के जैसा है. ट्रांजैक्शंस सिमिलर टू वेजरिंग. लिखना, पहला लॉटरी ट्रांजैक्शंस. लॉटरी ट्रांजैक्शंस. ठीक है, इसका मतलब जो लॉटरी टिकट हम लोग खरीदते हैं
वो भी क्या है, एक गैम्बलिंग ही तो है। लॉटरी का नंबर अगर सही निकला, जो लॉटरी टिकट हम लोग खरीदे वही टिकट नंबर अगर निकलता है तो हमको प्राइज मिलेगा, और एल्स प्राइज नहीं मिलेगा। तो लॉ बोलता है ऐसा एग्रीमेंट क्या है, वॉइड है। मतलब लॉटरी खरीदना लॉ बोलता है वॉइड है, लॉटरी करवाना भी वॉइड है। इसका मतलब अगर कोई लॉटरी तुम खरीदते हो और तुम्हारा इनाम निकलता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा लॉटरी का, तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ बोलता है लॉटरी करना वॉइड है। तुम अपने रिस्क पे कर रहे हो, पैसा मिल रहा है तो ले सकते हो, नहीं मिल रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लॉटरी खरीदना बेचना इज वॉइड, इलीगल नहीं है, जेल नहीं ले जाएंगे तुमको, इलीगल नहीं है, वॉइड है। लेकिन हम तुमको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। तुम अपने रिस्क पे लॉटरी खरीदे हो, सामने वाला अगर दे रहा है प्राइस तो तुम ले सकते हो, नहीं दे रहा तो हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। समझ में आ रहा है? तो लॉटरी क्या है, वॉइड है। इंडिया के अंदर लॉटरी इज वॉइड। लेकिन कुछ स्टेट्स अलाउ किए हैं, कुछ स्टेट्स अलाउ किए हैं लॉटरी को। अलाउ किए हैं मतलब क्या है, इलीगल नहीं है, लीगल है, तुम कर सकते हो चाहो तो, लेकिन लॉ बोलता है हम प्रोटेक्शन नहीं देंगे, वॉइड तो रहेगा ही। मतलब अगर कोई लॉटरी बिजनेस कर रहा है या कोई लॉटरी खरीद रहा है तो जेल नहीं हो जाएगा, इलीगल नहीं है, लीगल है, लेकिन वॉइड है। मतलब लॉ प्रोटेक्शन नहीं देगा तुमको, तुम अपने रिस्क पे लॉटरी खरीद रहे हो, तुम जानो लॉ के पास मत आना, कोर्ट के पास मत आना तुम्हारा लॉटरी का ट्रांजेक्शन को लेकर। ठीक है, लिखना A lottery is a game of chance. A lottery is a game of chance and not of skill or knowledge. And not of skill and knowledge. The prime motive is gambling. The prime motive is gambling. Prime motive क्या है, gambling करना। Hence the transaction is void. Even lottery is approved by, even lottery is approved by government. अगर गवर्नमेंट हाँ बोलता है तब भी, देन ऑल्सो इट इज वेजरिंग एंड वॉइड। ठीक है, अगर गवर्नमेंट हाँ बोलता है लॉटरी करना, गवर्नमेंट अप्रूव करता है लॉटरी को, तब भी वो वेजरिंग ही रहेगा, वो वॉइड ही होगा। ठीक है, खाली इलीगल नहीं रहेगा। मतलब लॉ बोलता है तुमको जेल नहीं होगा लॉटरी करने से, लेकिन वॉइड तो रहेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, सेकेंड टाइप का ट्रांजेक्शन जो कि वेजरिंग है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, जो जो ट्रांजेक्शंस वेजरिंग है पहले वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्रॉसवर्ड पजल्स, क्रॉसवर्ड पजल्स एंड कॉम्पिटिशंस। ठीक है, क्रॉसवर्ड पजल्स या फिर कॉम्पिटिशंस। देखना, लिखना, अब क्रॉसवर्ड पजल क्या है, जहां पे तुम्हारा आंसर
तुम जो पजल सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर एक प्रीवियसली जो आंसर लिखा गया उसके साथ अगर मैच करता है तो तुमको प्राइज मिलेगा। ठीक है, आता है ना तुम्हारे न्यूज़पेपर में भी क्रॉसवर्ड पजल्स। ठीक है, लेकिन हाँ, crossword puzzles in which prices depends upon the competitor's solution with a previously prepared solutions। डिपेंड्स अपन दी मैचिंग कर दो तो यहाँ पे एक वर्ड डिपेंड्स अपन द मैचिंग ऑफ competitor's solution with the previously prepared solutions। It is also a wagering transaction। ठीक है, होता है, तुम न्यूज़पेपर पे खेले भी होगे, वो क्रॉसवर्ड पजल्स रहता है ना, 5 लेटर वर्ड, 4 लेटर वर्ड, 3 लेटर्स वर्ड, ऐसे कर करके जो पजल होता है दैट इज नोन एज क्रॉसवर्ड पजल। और वो भी क्या है, वेजरिंग ही है, वो भी वॉइड ही है, लेकिन एक छोटा सा रिलैक्सेशन उसमें दिया गया है। क्या है देखना, if the prize are awarded on the basis of skill and knowledge then it is वैलिड। अगर स्किल या नॉलेज के हिसाब से प्राइज मिल रहा है तो वो एक वैलिड होगा, वो वैलिड रहेगा। ठीक है, if the prize money does not exceed 1000 then it is never a wagering एग्रीमेंट। ठीक है, वो एक वेजरिंग एग्रीमेंट कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, देखना, अगर तुमको प्राइज इस बेसिस पे मिलता है कि तुम्हारा आंसर प्रीवियसली बनाया हुआ आंसर से मैच करे, बहुत सारा मल्टीपल आंसर है उसका, तुम्हारा आंसर अगर उस आंसर से मैच करेगा तो तुमको प्राइज मिलेगा, तो ये क्या है, दिस इज वेजरिंग। ठीक है, लेकिन फिर क्या बोल रहा है, अगर 1000 से कम है प्राइज मनी तो वेजरिंग नहीं है। छोटा मोटा क्रॉसवर्ड पजल खिलाते हो, अमाउंट 1000 रुपए से कम का प्राइस है उसमें, तो चलो ठीक है, वो वैलिड है। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा जो आंसर है वो स्किल या फिर नॉलेज के ऊपर है तो फिर वो क्या होगा, वो वैलिड होगा, चाहे कितना भी अमाउंट का क्यों ना हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल है केबीसी, केबीसी वैलिड है क्योंकि केबीसी कोई गेम ऑफ चांस नहीं है, वो तुम्हारे स्किल नॉलेज उसका एक ही आंसर है, 4 ऑप्शन में से एक ही आंसर है, तुमको एक आंसर बताना है उसमें, तो उसमें कोई गेम ऑफ चांस नहीं है, वो स्किल या नॉलेज का गेम है और वो एक वैलिड एग्रीमेंट है। केबीसी एक वैलिड है, कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा आंसर इस बात पे डिपेंड करता है सही होने का कि प्रीवियसली लिखा हुआ आंसर से वो मैच करे, जैसे कोई भी एक चीज का बहुत सारा आंसर्स है, जिसका आंसर मेरे आंसर से मैच करेगा उसको खाली प्राइज मिलेगा, तो वो क्या हो गया, गेम ऑफ
चांस हो गया और वो वैलिड नहीं है। लेकिन अगर 1000 रुपए से कम का प्राइस है तो वो वैलिड है। ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल सुनो मेरा बात, मैं बोला कि मेरा एक दोस्त है जिसके नाम एक उसका जो नाम है 5 अल्फाबेट से, उसमें तुमको बताना है नाम क्या है। अब यहाँ पे स्किल या नॉलेज का जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे गेस कर सकते हो कि ये नाम भी हो सकता है, अंकित हो सकता है, या फिर और कोई 5 लेटर का बहुत सारा नाम हम तुम गेस किए, उसमें से मेरे दोस्त का जो नाम होगा, जो सही गेस किया, उसको प्राइज मिलेगा। तो ये क्या है? ये वेजरिंग एग्रीमेंट है। समझ में आ रहा है? ये गेम ऑफ चांस हो गया, इसका मल्टीपल आंसर्स है, मेरे आंसर के साथ जिसका आंसर मैच करेगा सिर्फ उसी को प्राइज देंगे, तो वो वेजरिंग है। लेकिन कौन बनेगा करोड़पति? कोई गेम ऑफ चांस नहीं है, जो आंसर है वो एक आंसर है, वही आंसर बताना है, तो वो फिर वेजरिंग नहीं है। ठीक है, क्लियर है किसको वेजरिंग बोलेंगे? क्रॉसवर्ड पजल्स या कोई ऑनलाइन कॉम्पिटिशन हो रहा है, कोई गेम शो हो रहा है, तो उसमें से किसको वेजरिंग बोलेंगे? जब गेम ऑफ चांस है उसमें तो वेजरिंग है, लेकिन अगर स्किल नॉलेज का टेस्ट है तो वो फिर वेजरिंग नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस। स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड देखना, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस। स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है? जैसे गोल्ड प्राइस सपोज आज है 50,000, अब मैं बेट किया गोल्ड प्राइस बढ़ेगा कि कम होगा, अगर बढ़ेगा तो मुझे पैसा मिलेगा, कम होगा तो मुझे पैसा देना पड़ेगा। ऐसे ट्रांजैक्शंस को क्या बोलते हैं? स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस। जहां पे मेरा इंटेंशन गोल्ड खरीदना या बेचना नहीं है, मैं सिर्फ गोल्ड के ऊपर बेटिंग किया कि आज गोल्ड प्राइस बढ़ेगा कि गोल्ड प्राइस कम होगा। ठीक है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं? स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस। और ये क्या है? ये वॉइड है। ठीक है, लिखना। An agreement where the parties intention is to settle between contract price and market price of certain goods without taking delivery, without taking delivery. Such a transaction is void. क्या बोल रहा है? जब सामने वाले का इंटेंशन सिर्फ क्या है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, दैट इज लेट्स से 50,000 आज गोल्ड का प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, एंड मार्केट प्राइस कितना हो गया गोल्ड का प्राइस? लेट्स से हो गया 51,000। तो हम लोग 1000 रुपए हमको मिलेगा, हमारा एक्चुअल इंटेंशन सामान खरीदना नहीं है, विदाउट टेकिंग डिलीवरी, हमको गोल्ड खरीदना बेचना नहीं है, हम गोल्ड के ऊपर बेटिंग कर दिए, 50,000 का प्राइस चल रहा है, 51 हो गया तो 1000 रुपए मिलेगा, 49 हो गया तो हम 1000 रुपए दे देंगे। समझ में आ रहा है? ऐसा ट्रांजेक्शन को क्या बोलते हैं? स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शंस। और ये सब क्या है? दिस इज वॉइड इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, हॉर्स रेस। देखियो हॉर्स रेस, घोड़ा पे बेटिंग करते हैं, कौन सा घोड़ा जीतेगा उस पे बेटिंग करते हैं। ठीक है, वो सब क्या है? दैट इज वॉइड इन नेचर। ठीक है, लिखना।
a horse race competition where the price payable to winner is more than 500 is a wagering ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, अगर हॉर्स रेस का इनाम 500 रुपए से ज्यादा है तो वो वेजरिंग है। लॉ बोलता है 500 से कम है, छोटा मोटा हॉर्स रेस है, 500 से कम का प्राइस है, 100-200 रुपए प्राइस है, चलो वैलिड है वो। 500 से ऊपर लेकिन अगर प्राइज मनी रखे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वो वॉइड होगा। ठीक है, एग्जाम्पल, A and B enter into an agreement in which A promises to pay to B 2 lakh rupees if a particular horse wins is void। ठीक है, ए और बी चैलेंज लगाया आपस में कि अगर ये घोड़ा जीतेगा तो मैं 2 लाख रुपए दूंगा। ऐसा एग्रीमेंट क्या है, ऐसा एग्रीमेंट वॉइड है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजैक्शंस resembling wager but not void। ऐसा ट्रांजैक्शंस जो कि वेजरिंग लगेगा तुमको लेकिन रियलिटी में वो वेजरिंग नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, चिट फंड। ठीक है, चिट फंड का मतलब क्या होता है, कुछ लोग मिलकर पैसा जमा कर रहे हैं। ठीक है, और वो पैसा जमा करने का इंटेंशन क्या है, किसी को भी अगर लोन का जरूरत पड़ेगा तो हम अपने मेंबर्स को लोन दे देंगे। ठीक है, तो चिट फंड क्या है, चिट फंड वैलिड है। ठीक है, चिट फंड इज वैलिड। तुम देखिए ना, फिर हेरा फेरी 21 दिन में पैसा डबल, याद है 21 दिन में पैसा डबल, वो क्या था, चिट फंड कंपनी तो था। तो लॉ बोलता है चिट फंड वैलिड है, वो फ्रॉड की अलग बात है। नॉर्मली चिट फंड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड नहीं है, चिट फंड वैलिड है। चिट फंड का मतलब क्या होता है, 100-200 लोग मिलकर आपस में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके एक फंड बनाते हैं, उस फंड को यूज करते हैं। किसी को भी अगर लोन चाहिए तो अपने व्यक्तियों, अपने मेंबर्स को लोन देने के लिए उस पैसे को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और वो क्या है, वो वैलिड है। ठीक है, लिखना, चिट फंड डज नॉट come within the scope of wagering agreement। in chit fund a number of people, a number of members कर दो, a number of members contribute a fixed sum at the end of the month। ठीक है, तो चिट फंड में क्या करते हैं, मेंबर्स लोग पैसा जमा करते हैं आपस में। ठीक है, और वो जो पैसा ये लोग आपस में जमा करते हैं, मंथ के एंड में किसी को अगर पैसा चाहिए
तो वो पैसा वो ले सकता है चिट फंड से, ठीक है। नॉर्मल वर्ड्स में इसको कमिटी भी बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल जैसे डे टू डे लाइफ में कमिटी भी बोलते हैं इसको। कुछ मेंबर्स होते हैं जो पैसा जमा करते हैं और जिसको पैसा चाहिए वो उसमें से पैसा ले सकता है, ठीक है। और वो क्या है, वो एक वैलिड एग्रीमेंट्स है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम जो इस अभी सेकंड में ये जो लिख रहे हैं ये सब वेजरिंग नहीं है, ठीक है, बट नॉट वॉइड। वेजरिंग जैसा लगेगा लेकिन वेजरिंग है नहीं, तो वॉइड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस, ठीक है। हम इसके अंदर एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, अब इजी पॉइंट है, वी डोंट नीड एक्सप्लेनेशंस इसके अंदर, ठीक है। शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस, मैं खाली मतलब बता देता हूं तुमको, ठीक है। शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस का मतलब है कि शेयर परचेज या सेल जो हम लोग करते हैं उसमें प्राइस हमारे कंट्रोल में नहीं है। शेयर मार्केट में प्राइस बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। प्राइस हमारे कंट्रोल में नहीं है, प्राइस अनसर्टन है, लेकिन फिर भी शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस क्या है, वैलिड है। मतलब हम लोग शेयर्स खरीद सकते हैं या हम लोग शेयर्स बेच सकते हैं और वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस आर वैलिड, वॉइड नहीं है शेयर मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट, कौन बनेगा करोड़पति, सोच लो। गेम ऑफ स्किल एंड एथलेटिक कंपटीशन, जो स्पोर्ट्स होता है, एथलेटिक कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कोई गेम ऑफ स्किल है, कौन बनेगा करोड़पति, या डांस इंडिया डांस, इंडियाज गॉट टैलेंट, ये सब क्या है, ये सब कुछ वैलिड है, वॉइड नहीं है, ठीक है। ये गेम ऑफ चांस नहीं है, इसमें तुम्हारा स्किल्स चाहिए, तुम्हारा नॉलेज चाहिए, तुम्हारा एथलेटिक पावर चाहिए, ये सब चीज को जीतने के लिए, ठीक है। तो हेंस ऑल दिस आर नॉट वेजरिंग, ये सब वेजरिंग नहीं है, ठीक है। आसान एकदम, इसलिए हम अंदर एक्सप्लेनेशंस नहीं लिख रहे इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट वाला पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड है, इंश्योरेंस वॉइड नहीं है। देखो, आग लगेगा, जैसे हम लोग फायर इंश्योरेंस की, आग लगेगा तो पैसा मिलेगा, आग नहीं लगेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। तो ऐसा लग सकता है कि ये वेजरिंग ही तो है, क्योंकि आग लगेगा तो पैसा मिलेगा, आग नहीं लगेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे बताओ, क्या हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इस वजह से करते हैं कि आग लगेगा तो पैसा मिलेगा और आग नहीं लगेगा तो पैसा नहीं मिलेगा, या पैसा देना पड़ेगा, क्या ऐसा है? नहीं। हम तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कोई बेटिंग के वजह से नहीं करते, इंश्योरेंस तो बल्कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग करते हैं। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट वॉइड, ठीक है। तो यहां पे हम लोग बाद में लिखे हैं, जो लास्ट का 4 पॉइंट है इसमें चिट फंड नहीं पता था तो वो हम लोग एक्सप्लेन कर दिए। बाकी जो 3 पॉइंट है, ठीक है, उसमें क्या है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि लग रहा है कि क्या है, वेजरिंग है, लेकिन रियलिटी में वो वेजरिंग नहीं है, ठीक है। देन एक छोटा सा चीज और लिखेंगे हम लोग इसमें, आखिरी है बस, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड वेजरिंग एग्रीमेंट्स, ठीक है। चलो हेडिंग करना, ये बहुत बार आया हुआ एग्जाम में भी, लिखना डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड वेजरिंग एग्रीमेंट्स, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड वेजरिंग एग्रीमेंट्स, 3 कॉलम होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग। एक में लिखेंगे पहला बेसिस,
दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, और इधर लिखेंगे वेजरिंग एग्रीमेंट। ठीक है, लिखना। पॉइंट नंबर 1 पहला, हम लोग डिफरेंस बिटवीन देख रहे हैं इंश्योरेंस के बीच में और वेजरिंग एग्रीमेंट के बीच में। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 मीनिंग। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनिफाई फॉर लॉस, मतलब अगर कोई नुकसान होता है तो हमको उस नुकसान का भरपाई मिलेगा। भरपाई मतलब कॉम्पेंसेशन मिलेगा। तो इंडेमनिफाई का मतलब होता है कंपेंसेशन देना। जैसे आग लगेगा तो आग लगा जो भी नुकसान होगा उसके अगेंस्ट हमको क्या मिलेगा? कंपेंसेशन। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, प्रॉमिस टू पे money on the happening or non happening of uncertain event। ठीक है, एक इवेंट के होने या ना होने पे जो पैसा मिलता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? वेजरिंग एग्रीमेंट। और वो इवेंट क्या है? अनसर्टन है, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है। होगा नहीं होगा, कब होगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कंसिडरेशन। ठीक है, कंसिडरेशन है, इंश्योरेंस कंपनी को क्या मिलता है? पैसा मिलता है, इंश्योरेंस प्रीमियम मिलता है, और बदले में हम लोगों को क्या मिलता है? अगर नुकसान हुआ तो कंपेंसेशन मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलता है। तो दोनों तरफ से इंश्योरेंस और इंश्योरेंस कंपनी और हमारे बीच, हमारे तरफ से, दोनों के तरफ से क्या है? कंसिडरेशन है। ठीक है, देखना देयर इज म्यूचुअल consideration between insurance company and client। ठीक है, तो म्यूचुअल कंसिडरेशन है दोनों के तरफ से। इंश्योरेंस कंपनी प्रोटेक्शन दे रहा है लॉसेस के अगेंस्ट, और हम लोग क्या दे रहे हैं? इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम दे रहे हैं। ठीक है, यहां तो कोई कंसिडरेशन है ही नहीं, खाली चैलेंज लगा दिए। देयर इज नो कंसिडरेशन बिटवीन द टू पार्टीज। कोई कंसिडरेशन है ही नहीं, ये तो गैम्बलिंग कर रहे हैं, बेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट मिनिमम 5 पॉइंट हम लोग लिखेंगे ही, क्योंकि एक 4 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा कम से कम आना चाहिए तुमको। ठीक है, एनफोर्सेबल, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, तो वेजरिंग क्या है? वेजरिंग वॉइड है, लॉ नहीं मानता वेजरिंग को, लेकिन इंश्योरेंस से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो सारा क्या है? वैलिड है। ठीक है, पॉइंट नंबर डी, इंश्योरेबल इंटरेस्ट।
मतलब इंश्योरेंस में एक पार्टी का इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, मतलब उस पार्टी को प्रोटेक्शन चाहिए, इसीलिए वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है किसमें, वेजरिंग में। ठीक है, लिखना। इंश्योर्ड पार्टी हैज अ इंश्योरेबल इंटरेस्ट ऑन द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का क्या है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मतलब हम प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस किए हैं। ठीक है, देयर इज नो प्रॉपर्टी एंड नो इंटरेस्ट। ठीक है, ना ही कोई प्रॉपर्टी है और ना ही कोई इंटरेस्ट है, मतलब कुछ फायदा है। ठीक है, नेक्स्ट एक और पॉइंट लिखेंगे बस, पॉइंट नंबर ई, इजी सा पॉइंट लिखा रहा हूं एकदम, पब्लिक वेलफेयर। क्या चीज हित में है लोगों के, इंश्योरेंस लोगों के वेलफेयर के लिए है, लेकिन वेजरिंग, बेटिंग करना लोगों के वेलफेयर के लिए नहीं है। ठीक है, दे आर बेनिफिशियल टू दी सोसाइटी, सोसाइटी के हित में है, सोसाइटी के फायदे में है। ठीक है, दे हैव बीन regarded as against public welfare। ठीक है, इनको किनके अगेंस्ट माना गया है, पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट माना गया है। समझ में आ रहा है, तो याद करना इसको, मिनिमम 4 से 5 पॉइंट तो याद करना ही पड़ेगा, एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड वेजरिंग एग्रीमेंट्स। ठीक है, चलो, तो इसी के साथ हम लोग का वॉइड एग्रीमेंट्स का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय।